हेलो। ओके। पीछे तुम दोनों ये बताओ कहाँ बैठे हुए हो तुम आगे आ जाओ। ठीक है। एक तुम उठ जाओ वहां से। तुम भी आगे आ जाओ। एक तुम भी अभी नहीं बोल रहे हो पर बोले बिना चुप नहीं रहोगे, है ना? तो तुम भी उठ जाओ वहां से। ध्यान रहना ये आखिरी चांस है। हाँ जल्दी उठ जाओ तुम वहां से। हाँ क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? ओके। एक काम करो, इधर आ जाओ, इधर से दिख जाए। उठ जाओ उठ जाओ। उठ जाओ जल्दी, यहाँ से दिख जाएगा, आ जाओ। ठीक है, उस साइड निकल जाओ फिर सबसे पीछे। ठीक है। तुम उठ जाओ। तुम्हें तो दिख जाता है। ठीक है तुम आ जाओ इधर। तो बच्चों देखो, सरफेस टेंशन जो हमने पढ़ा था वो खत्म हो चुका है। बस एक दो फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ। उनका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं बता रहा हूँ, वो बाद में बता दूंगा। उससे क्या है, तुम कहीं से भी क्वेश्चन कर रहे हो तो थ्योरेटिकल इनपुट ओवर हो जाएगा। ठीक है। तो बस एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले बता रहा हूँ। हेडिंग बच्चों लिख लो, डबल बबल। तो डबल बबल बच्चों क्या होता है, जैसे बबल्स बना के तुम उड़ा रहे हो, बबल्स बना के तुम उड़ा रहे हो, तो कई बार दो बबल आपस में चिपक जाते हैं। तो दो बबल्स आपस में चिपक गए। ठीक है। इधर तुम गर्दन सीधी रहे। तो दो बबल्स आपस में चिपक गए। तो उस केस में क्या होता है, याद करो बच्चों। सो बबल, सो बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होता है? सो बबल के अंदर एक्स्ट्रा प्रेशर 4s/r। अब बताओ जिसकी रेडियस कम हो उसमें प्रेशर क्या होगा? रेडियस कम प्रेशर ज्यादा। तो दो बबल्स हैं, मान लो एक छोटा बबल है एक बड़ा बबल है, दोनों आपस में आके स्टिक कर रहे हैं। तो ये इधर प्रेस करेगा वो इधर करेगा, लेकिन छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा होगा। छोटे वाले में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से वो डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग होने की वजह से ये इस तरफ ज्यादा दबा देगा। ये चीज समझ गए? तो इस तरफ सरफेस ऐसे दबी हुई होगी। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ इधर तुमको मैंने अभी ऑब्जर्व किया, तो बाकी बच्चों को भी मैं बार बार बता देता हूँ। बस लास्ट बार बता रहा हूँ, समझो। कई बार मैं जगह चेंज कर रहा हूँ, एक दो बार वार्न कर रहा हूँ, पर बार बार जगह चेंज कर पाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रहे, अगर एक दो बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो वही यहाँ पे उसको खड़े होने का शौक हो तो ही बोले। तो पूरे टाइम फिर मैं यहीं खड़ा रखूंगा या उधर खड़ा रखूंगा या पीछे खड़ा रखूंगा। तो एक बार में ढंग से समझ लो, किसी भी रीजन से किसी की आवाज नहीं है। हाँ तुम साथ में मत बैठो, बिल्कुल सेपरेट बैठो। या तो यहाँ आगे बैठ जाओ या उधर कहीं बैठ जाओ, किसी के साथ मत बैठो। ठीक है। तुमसे ही बोल रहा हूँ। या तुम इधर खिसक जाओ, तुम यहीं कोने में बैठ जाओ। हाँ इधर आ जाओ, कोई नहीं। हाँ तुम भी अब गर्दन सीधी रहे। तो बच्चों एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, आवाज किसी की आती है, उसको अगर खड़े होने का शौक ना हो तो ही बोले, या फिर बाहर निकल जाए, दो में से कोई एक ही काम करे। तो अब मैं वापस डिस्कस कर रहा हूँ, उसे तुम देखो। छोटा बबल और बड़ा बबल आपस में जाके स्टिक कर रहे हैं। छोटे बबल के अंदर प्रेशर ज्यादा है तो वो डोमिनेटिंग रहेगा, तो वो सरफेस को उधर की तरफ प्रेस कर देगा। तो इसकी तरफ सरफेस दब जाएगी। होने को यहां भी दब सकती थी, लेकिन इसमें प्रेशर ज्यादा है तो इस तरफ दब जाएगी। ये चीज क्लियर है? सबसे लास्ट, गर्दन सीधी रहे। अब तुमसे पूछा जाता है इस इंटरफेस की रेडियस। इस इंटरफेस की रेडियस मैंने R1 मानी, तो उस R1 का बस मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, R इंटू आर
आर माइनस आर। इतना बच्चों कंप्लीट कर लो। कैसे आता है उस पर फिलहाल मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है। बस ये फॉर्मूला लिख लो। अब बच्चों डीपीपी 6 देखो, आर इस वाले की, छोटे वाले की रेडियस, कैपिटल आर बड़े वाले की, और आर वन जो है रेडियस ऑफ इंटरफेस। जो ये बीच में इंटरफेस बन रहा है इसकी रेडियस तुम्हारी आर वन, इसकी रेडियस आर वन। अब बच्चों ये जिससे हो गया हो डीपीपी 6 क्वेश्चन 11, आंसर बोलना नहीं है, अटेम्प्ट करें। डीपीपी 6 क्वेश्चन 11 कर लिया होगा बच्चों। बस फॉर्मूला लगाना है, एक की रेडियस 4 एक की 6, तो 6 इंटू 4 अपॉन 6 माइनस 4, तो बच्चों आंसर 12। कोई तकलीफ? अब ये क्लियर है? हटा दूं बच्चों इसे? ठीक है। एक और फॉर्मूला बच्चों मैं लिखवा रहा हूं, उसे तुम देखो। इसे हटा रहा हूं। अब इफ टू सो बबल्स कंबाइन इन वैक्यूम आइसोथर्मली, तो बच्चों क्या हुआ, दो सोप बबल आपस में कंबाइन कर गए, प्रोसेस को हम आइसोथर्मल मान के चल रहे हैं, तो दोनों मिलके एक सिंगल बबल बन गया। तो इसमें प्रोसेस ये रहती है, नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व कर दो, n1 प्लस n2 इक्वल टू n, उससे रिजल्ट आ जाता है। बट मैं रिजल्ट का सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। तो इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2, दोनों कंबाइन होके एक सिंगल बबल बन गया r का। तो इस r की वैल्यू बच्चों हो जाती है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर। कैसे आता है उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ठीक है। तो अगर दो सोप बबल आइसोथर्मली वैक्यूम में कंबाइन करेंगे, तो जो कंबाइंड सोप बबल बनेगा उसकी रेडियस हो जाती है दोनों का स्क्वायर अंडर रूट। अब उसी डीपीपी 6 में आंसर बच्चों बोलना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 उसे अटेम्प्ट कर लें। याद रहे सेल्फ से अटेम्प्ट करें, कोई भी डिस्कशन ना करें। बच्चों बताओ 12th में आंसर क्या आ रहा है? बोलो बच्चों। आवाज नहीं आई। 12th में आंसर सही है। एक की रेडियस 3 एक की 4, तो कंबाइंड रेडियस हो जाएगी 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, आंसर 5 चेन्नई। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आप देखोगे थ्योरेटिकल पार्ट ऑलमोस्ट ओवर है, हालांकि हमने हैवी क्वेश्चंस नहीं किए हैं, बट जितना हमने पढ़ा है उससे तुम अटेम्प्ट सारे कर सकते हो, ठीक है। अटेम्प्ट तुम सब कुछ कर सकते हो, थ्योरी पार्ट में अब कुछ भी नहीं बचा। ये चीज क्लियर है? अब जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है ऑसिलेशन। कई बार इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से भी मिल सकता, जैसे एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन, मॉड्यूल वगैरह में इसका नाम सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता। अब इधर इस चैप्टर के लिए हमें कुछ बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले पता होना चाहिए। वो फॉर्मूले तुम्हें ऑलरेडी पता है, बस मैं रिकॉल करवा रहा हूं। जैसे बच्चों प्रोजेक्टाइल में तुम एक फॉर्मूला यूज करते हो साइन टू थीटा, साइन टू थीटा,
बताओ साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसी को रीअरेंज करोगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, रीअरेंज करोगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। समझ गए बच्चों? ऐसी बच्चों में साइन कॉस के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ बेसिक मैथ से रिलेटेड फॉर्मूले और ग्राफ हैं जो तुम्हें आते हैं, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं उन्हें थोड़ा सा रिकॉल करवा रहा हूं। ये सबने कर लिया? ठीक है। अब बच्चों पहले चैप्टर का नाम लिख लो, ऑसिलेशन। कई जगह सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से मिलेगा, शॉर्ट में इसको एसएचएम बोल देते हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर का नाम ऑसिलेशन। इतना लिख लिया बच्चों? ठीक है। अब बच्चों कुछ बेसिक मैथ्स के फॉर्मूले मैं बता रहा हूं। तो बच्चों आप देखो, बेसिक मैथ्स एंड ग्राफ, कुछ दो चार जो ज्यादा फॉर्मूले यूज होंगे, अगर आपको आते हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, जिनको नहीं पता वो बस लिख सकते हैं। साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस टू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसी को रीअरेंज करोगे तो ये वाला आ जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस, वो वाला बन गया। इसमें कॉस को लिख दो 1 - sin स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो तुम्हारा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ये आ जाता है। तो बच्चों ये बहुत ज्यादा यूज होता है, पता होगा आपको। कोई तकलीफ? ठीक है, गुड। अब साइन थीटा, बच्चों बताओ साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मिनिमम। ठीक है, वन किस एंगल पे होती है? 90। और मिनिमम 270। जीरो किस किस एंगल पे होता है? 0 पाई 2 पाई। अब बताओ साइन फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या? पीरियोडिक फंक्शन, हाँ अगर पीरियोडिक है तो बताओ उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई। 2 पाई के बाद वैसा ही ग्राफ फिर रिपीट होता है। ऐसे बताओ कॉस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम। ठीक है, वन किस एंगल पे होती है? 0 1 0 पे होती है। और -1 किस एंगल पे? 180। जीरो किस किस पे होता है? 90 एंड 270। समझ गए बच्चों? ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अब मैं ग्राफ डिस्कस कर रहा हूं, तो इसे तुम देखो, ये तुम्हारा साइन थीटा का ग्राफ है, ये एंगल थीटा, ये वैल्यू 0, ये 1, ये -1। बच्चों ये वाली वैल्यू पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो बच्चों तुम देखो, यहां तक जैसा ग्राफ है वैसा ही ग्राफ फिर रिपीट हो रहा है। तो 2 पाई के बाद वैसा ही ग्राफ फिर रिपीट हो रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हम बोलते हैं 2 पाई। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 पाई। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तुम बीच में से उठ जाओ, वहां से उठ जाओ। हाँ बीच में से, वहां फर्स्ट बेंच पे पहुंच जाओ। ये चीज क्लियर है? अब इसी का बच्चों अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, स्क्वायर, तो बच्चों नेगेटिव चीज का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। नेगेटिव चीज का स्क्वायर पॉजिटिव। तो जो नीचे वाला ग्राफ था वो भी पलट के ऊपर आ जाए, तो साइन थीटा का ग्राफ ये होगा। लेकिन अगर मैं साइन स्क्वायर का ग्राफ लिखता हूं तो नीचे वाली चीज पलट के ऊपर आ जाएगी। ऊपर आ जाएगी तो मिनिमम वैल्यू अभी भी 0 है, ये 1, ये तुम्हारा वही पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई। तो ऊपर वाला ग्राफ तुम्हारा साइन थीटा का है,
नीचे वाला ग्राफ तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा का। इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब बच्चों बताओ, जैसे इंटीग्रेशन है उसका ग्राफिकल मतलब एरिया। ठीक है। अगर मैं साइन फंक्शन का यहां तक का एरिया पूछता हूं, यहां तक का बताओ कितना है? 0, क्योंकि जितना प्लस उतना माइनस, तो एरिया 0। बताओ टाइम पीरियड कितना है ग्राफ के हिसाब से? 2 पाई। अब इधर आओ, यहां पे थोड़ा सा देख के बताओ टाइम पीरियड कितना होगा? पाई। क्योंकि इतने के बाद ही चीजें रिपीट हो रही हैं। तो बच्चों इस चीज को हम आगे यूज करेंगे, तभी मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। साइन थीटा का जो टाइम पीरियड है उसके कंपैरिजन में साइन स्क्वायर का टाइम पीरियड क्या है? आधा। मान लो साइन फंक्शन का टाइम पीरियड 5 सेकेंड है, तो साइन स्क्वायर का कितना होगा? 5/2। ये चीज समझ गए? कोई दिक्कत? इसका अगर मैं एरिया देखूंगा तो 0, बट इसका एरिया 0 होगा क्या? नहीं होगा। समझ गए? इतना नोट कर लो। इधर तुम दोनों डिस्कशन बंद कर लो, अगर दिक्कत हो तो जगह बदल लो। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे हटा रहा हूं। कर लो। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब वापस देखो, अगर यही कहानी मैं कॉस थीटा की देखता हूं, तो बच्चों ये ग्राफ है तुम्हारा कॉस थीटा का। ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 1। पाई/2 पे ये 0 होता है, ये 3 पाई/2, और ये होगा 2 पाई। तो इस तरह से ग्राफ होगा। ऐसे ही ये वाली वैल्यू 4 पाई। तो बच्चों अब मुझे देख के बताओ, कॉस फंक्शन के लिए, कॉस फंक्शन के लिए टाइम पीरियड कितना दिख रहा है? 2 पाई। ठीक है। ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। इसी का मैं स्क्वायर करता हूं, तो वैसा ही होगा, नीचे वाला ग्राफ कहां शिफ्ट हो जाएगा? ऊपर। तो इसी का मैंने स्क्वायर किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0। तो बच्चों मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, यहां से इधर देखो, ये पाई/2 पाई, ये वैल्यू पाई, ये वैल्यू 2 पाई। तो अब बताओ कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड तुम्हें क्या दिख रहा है? पाई। तो कॉस के कंपैरिजन में कॉस स्क्वायर का टाइम पीरियड क्या हो गया है? आधा। तो ये हम आगे यूज करेंगे। मुझे वापस बताओ, अगर कॉस के लिए मैं यहां तक का एरिया पूछता हूं, यहां तक का 2 पाई तक का, कितना होगा? कॉस के लिए 2 पाई तक का एरिया 0। जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही निगेटिव एरिया। तो कॉस के लिए 2 पाई तक का एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा? 0। लेकिन कॉस स्क्वायर के लिए 0 होगा क्या? नहीं। समझ गए बच्चों? ठीक है। अब कई बार हमें जरूरत पड़ती है एवरेज निकालने की। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं? जैसे क्लास के जो भी मार्क्स हैं क्विज के, उसका एवरेज निकालना। तो सबके मार्क्स जोड़े, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, आ गया। ऐसे हमें कई बार फंक्शन का एवरेज निकालना पड़ता है। फंक्शन टाइम में हो सकता है, फंक्शन एक्स में हो सकता है, फंक्शन किसी में भी हो सकता है। एक बार मैं टाइम में लेके चल रहा हूं, तो अभी मैं फॉर्मूला लिखवा दूंगा, बट समझो। तो कोई भी फंक्शन के एवरेज निकालने का तरीका होता है उसको जोड़ना। जोड़ने का मतलब इंटीग्रेट करना। मैंने बोला 0 से 10 सेकेंड के लिए एवरेज निकालो, तो तुम इसे 0 से 10 के लिए इंटीग्रेट करोगे। 2 से 8 सेकेंड के लिए एवरेज निकालो, तो 2 से 8 सेकेंड के लिए इंटीग्रेट करोगे।
मैंने बोला T1 से T2 के लिए एवरेज निकालो, तो T1 से T2 के लिए ऐड करोगे यानी कि इंटीग्रेट करोगे और फिर उसी टोटल टाइम से डिवाइड कर दोगे। ये तरीका होता है एवरेज निकालने का। अब मुझे बताओ, अगर मैं कॉस फंक्शन के लिए 2 पाई तक का एवरेज निकालता हूं तो मैं इस तरह से ऊपर ऐड करूंगा, तो इंटीग्रेशन का मतलब एरिया। बताओ 2 पाई तक अगर मैं ऐड करूंगा मतलब एरिया, एरिया कितना हुआ 0, तो 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, तो कॉस फंक्शन का एवरेज कितना आएगा 0। बताओ साइन फंक्शन का क्या आएगा 0, बट साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का 0 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इतना नोट कर लिया। अब इसमें बच्चों लिख लो, अगर हमें कभी भी एवरेज निकालना हो तो इन जनरल तरीका ये होता है, 0 से 10 निकालना है तो 0 से 10, 10 - 0, 2 से 5 निकालना है, 2 से 5, 5 - 2। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है एवरेज निकालने का। अब जो मैंने तुम्हें बताया, साइन थीटा का एवरेज या कॉस थीटा का एवरेज कितना आ जाएगा, बोलो बच्चों, साइन थीटा या कॉस थीटा का एवरेज 0, साइन थीटा या कॉस थीटा का एवरेज 0। तो एरिया ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा फॉर कंप्लीट साइकिल विल बी 0, अभी अभी मैंने बताया। अब एरिया 0 है तो ऊपर वाला टर्म 0 हो गया, तो एवरेज कितना आ जाएगा कंप्लीट साइकिल में 0। लेकिन साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के लिए ये चीज करोगे तो निगेटिव में एरिया नहीं है तो 0 नहीं आएगा, उसकी वैल्यू आ जाती है हाफ। कैसे आती है उसमें स्क्वायर करके निकाल सकते हो, बट अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सीधा रिजल्ट लिखवा रहा हूं। तो साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का इसी फॉर्मूले से तुम एवरेज निकाल सकते हो, बट अभी मैं रिजल्ट लिखवा रहा हूं। इधर अभी मैंने तुम्हें टोका था, ध्यान रखो उसका। इधर और खिसक जाओ तुम, हाँ इस साइड और खिसक जाओ। इतना बच्चों नोट कर लिया, कर लो। अब इसके बाद हम अपना प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो उससे पहले समझो, जैसे तुमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा, उसमें पार्टिकल ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है, एक टाइप ऑफ मोशन हो गया। तुमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, एक टाइप ऑफ मोशन वो भी हो गया। अब फिर तुमने सर्कुलर मोशन पढ़ा, तो बच्चों सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें तो बच्चों यही मान लो एक पार्टिकल है, इसको मैं इस तरह से घुमा रहा हूं, तो इसका मोशन तुम्हारा कैसा है सर्कुलर मोशन। मान लो मैं फिक्स स्पीड से घुमा रहा हूं, तो अगर मैं फिक्स स्पीड से घुमा रहा हूं तो मुझे बताओ एक चक्कर लगाने का टाइम फिक्स होगा या नहीं होगा। अगर चक्कर लगाने का टाइम फिक्स होगा तो क्या हम इसे पीरियोडिक मोशन बोल सकते हैं। अब पीरियोडिक मोशन अगर मैं इसे बोल रहा हूं, एक चक्कर मान लो 10 सेकंड में लगा रहा, तो बताओ टाइम पीरियड कितना हुआ 10। फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है 1/टाइम पीरियड। वैसे डेफिनेशन बोले तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, या टाइम पीरियड का इनवर्स। अब ओमेगा याद करो, ओमेगा और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन था 2 पाई/टी, और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में 2 पाई/f, याद है। उसी ओमेगा को हम यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, क्या बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये चीज समझ गए। अब वापस आते हैं, कुछ मोशन मैंने तुम्हें बताया, अब एक और मोशन समझो। झूला झूलते हुए तुमने देखा है, तो झूले का मोशन देखोगे तो कुछ इस तरह से रहता। तो ये जो मोशन है, इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं ऑसिलेशन। उसी में अगर एक स्पेशल कंडीशन हो तो इसी को हम एसएचएम बोल देते हैं। ऑसिलेशन में अगर स्पेशल कंडीशन हो तो उसको हम क्या बोल देंगे एसएचएम।
इतना समझ गए? और समझो, मान लो जैसे गिटार है, वायलिन है, उसमें रस्सियां होती हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, वायर्स होते हैं, उसको तुम प्लग करते हो तो वो वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट भी एक काइंड ऑफ ऑसिलेशन ही है। वाइब्रेशन भी तुम्हारा क्या है? ऑसिलेशन ही है। ऐसे ही मान लो ढोलक है या ड्रम है, उसे तुम पीट रहे हो, तो उसका जो डायफ्राम होता है वो भी ऑसिलेट करता, तो उसका मोशन अपने आप में क्या है? ऑसिलेशन। मान लो जैसे जो ये स्पीकर लगे हैं, इनकी जाली हटा दोगे तो इसमें भी तुम देखोगे डायफ्राम होता है, वो भी ऐसे ऑसिलेट करता। तो अब हम इस तरह के मोशन के बारे में पढ़ने वाले, समझ गए बच्चों? तो उसमें पहला मोशन जो हम पढ़ रहे हैं वो है पीरियोडिक मोशन। क्या चीज है? पीरियोडिक मोशन। तो अब बच्चों आगे तुम इस तरह से लिख लो, पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन। इधर आवाज बंद करके बैठो। पीरियोडिक मोशन, इसमें बच्चों तुम लिख लो, इसमें बच्चों लिख लो, motion which repeat itself, motion which repeat itself after a fixed time interval, motion which repeat itself after a fixed time interval is called periodic motion. Motion which repeat itself after a fixed time interval is called periodic motion. अब जो मिनिमम टाइम जिसमें कि ये चीज रिपीट होगी उस चीज को बच्चों हम बोलते हैं टाइम पीरियड। तो उसी में बच्चों आगे लिख लो, मिनिमम टाइम इंटरवल इन विच इट अकर इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ मोशन। तो मिनिमम टाइम जिसमें कि वो ये रिपीट करेगा उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड। जैसे अभी साइन फंक्शन का टाइम पीरियड 2 पाई, कॉस का भी 2 पाई। अब जो पंखे का मोशन है बच्चों बताओ क्या ये पीरियोडिक मोशन है? पंखे का मोशन, पंखे पे कोई भी एक डॉट लगा दो, सर्कल में घूमेगी, सब फिक्स रफ्तार से घूम रहे हैं, तो इनका मोशन पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो क्या? घड़ी में कितनी सुइयां हैं, उनका मोशन पीरियोडिक है क्या? तो बच्चों बताओ सेकंड की सुई का टाइम पीरियड क्या है? मिनट की सुई का, मिनट की सुई का 60 मिनट्स, आवर्स की सुई का 12 आवर्स। समझ गए? अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इसी का उल्टा। अब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो एक चक्कर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा बार बार घूमती है, तो वो मोशन भी तुम्हारा क्या है? पीरियोडिक मोशन। उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 24 आवर। सन के चारों तरफ घूम रही है, वो भी एक के बाद एक के बाद एक घूमती रहती है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 365 डेज। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है समझ गए? एक मोशन के बाद दूसरा मोशन, तीसरा मोशन, बार बार उसको रिपीट करें, उसको क्या बोलेंगे? पीरियोडिक। और जो मिनिमम टाइम जिसमें ऐसा हो रहा है वो टाइम पीरियड ऑफ मोशन। ये समझ गए? चलें बच्चों आगे, ठीक है? ओके, इसे हटा रहा हूं बच्चों। अब नेक्स्ट बच्चों लिख लो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ एन न्यू इससे डिनोट करते हैं। एफ, इधर एफ एन न्यू, इससे मैं डिनोट करता हूं या अधिकतर जगह इससे डिनोट करते हैं। मान लो बच्चों ये पंखा एक चक्कर 0.25 सेकेंड में लगा रहा है, कितने टाइम में लगा रहा है? 0.25 सेकेंड। तो बताओ टाइम पीरियड क्या हुआ? 0.25। अब बताओ फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1/0.25 मतलब 4, 4 चक्कर पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में कितने चक्कर लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो अब इसमें बच्चों लिख लो फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसकी एसआई यूनिट बच्चों होती है हर्ट्ज, और उसी को सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों तुम्हारी हो जाती है टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड का इनवर्स। डायमेंशन लिखोगे t-1,
तो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स एसआई यूनिट इज हर्ट्ज या पर सेकेंड। तो बच्चों रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कई बार बोलते हैं, आरपीएस कई बार बोलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी ही है। तो दिमाग में होना चाहिए रिवॉल्यूशन पर सेकेंड या राउंड पर सेकेंड वो फ्रीक्वेंसी ही होती है। तुमसे बोला कोई फैन 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कर रहा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 50। समझ गए? क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? वो भी आ जाएगा थोड़ा सा। ये चीज क्लियर है बच्चों? इतना कंप्लीट कर लिया? ठीक है बच्चों, इसे हटा दो। ठीक। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। तो ओमेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई टी। इसी को तुम लिख सकते हो 2 पाई एफ। बोलो बच्चों इसमें कोई तकलीफ? लिख लो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी या 2 पाई एफ। ठीक। अब बच्चों वापस से देखना जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। देखो तुम वहां पहुंचे उससे मुझे उतनी दिक्कत नहीं है, पर आवाज या बदमाशी करोगे उससे दिक्कत है। ठीक है ना? वापस वहीं आ जाओ उसके बाद। ठीक है। और अब बच्चों अब इधर आ जाओ, इसी चीज को वापस देखो। जैसे इसको मैंने ऐसे छोड़ा, इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह के मोशन को हम ऑसिलेशन बोलते हैं। अब ध्यान से समझो, ये ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ सपोज 2 डिग्री, इधर भी कितना जाएगा? 2 डिग्री। कहीं कोई एनर्जी लॉस वगैरह नहीं मान रहा, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा। तो अब समझना, ये मीन पोजीशन, यहां से पेंडुलम को मान लो मैंने 2 डिग्री डिफ्लेक्ट किया, तो बताओ इस साइड कितना जाएगा? तो इसको हमने मीन बोला है, तो मीन से मैक्सिमम उधर कितना जा रहा है? 2 डिग्री। तो मीन से जितना मैक्सिमम उधर जाएगा उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ऐसे इधर जितना गया उसको हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। ये चीज समझे? अब समझो, ये मीन, इस लोकेशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम। क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। इस लोकेशन को भी क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। बच्चों बताओ यहां वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। यहां वेलोसिटी जीरो। ये क्लियर है? अब वापस देखो, मान लो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तुमने लिया, अब ये रुकी हुई है, तो रुकी हुई है तो 4 0, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम या मीन। अब तुमने खींच के छोड़ दिया, मान लो तुमने 4 सेंटीमीटर ऐसे नीचे खींच के छोड़ दिया, तो नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ऐसे ऑसिलेशन करेगी। तो बच्चों बताओ मीन से नीचे कितना जा रही है? ऊपर कितना जा रही है? तो मीन से जितना मैक्सिमम नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। उसे हम क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड को हमेशा प्लस में ही लिखा जाता है। अब इस लोकेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम। इस लोकेशन को हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम। अब यही कहानी तुम्हारी ऐसे भी हो सकती है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ये है, तुमने यूं खींच के छोड़ दिया, तो इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करेगा। मान लो यहां 3 गया, यहां 3 गया, तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 3। इन लोकेशंस को क्या बोलते हो? एक्सट्रीम। समझ गए बच्चों? ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिख लो एम्पलीट्यूड। 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 एम्पलीट्यूड में बच्चों तुम लिख लो
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक, आगे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो एम्पलीट्यूड को हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक बच्चों, ठीक। अब जैसा मैंने तुम्हें बताया कि अभी फोकस एनसीईआरटी पे है, तो उसी से मैंने कुछ एग्जाम्पल कट करके इसमें ऐड किए हैं। इतना नोट कर लिया? ठीक है। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी 13.1 लिख लो, काफी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार बस अटेम्प्ट कर लो, आंसर बोलना नहीं है, मैं डिस्कस करता हूँ। बहुत सिंपल सा है, बस अटेम्प्ट कर लो। बच्चों अटेम्प्ट कर लिया? तो बच्चों बताओ, 1 मिनट में हार्ट कितनी बार धड़क रहा है? 75 बार। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 60 सेकंड में कितनी बार धड़क रहा है? तो 60 सेकंड में बीट कर रहा है 75 बार। तो 1 सेकंड में कितनी बार करेगा? 75/60। तो 15 से डिवाइड कर दो, 5/4, 1.25। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या आ गई? 1.25। ये चीज क्लियर है? कोई तकलीफ? ठीक है। तो याद रहे, 1 सेकंड में इतनी बार धड़क रहा है, तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या मानी जाएगी? 1.25। ये क्लियर है? दूसरी चीज, तुमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उल्टा, तो 4/5, यानी कि 0.8 सेकेंड। बोलो बच्चों, इसमें कोई तकलीफ? क्लियर है? ठीक है। अब ये हमने पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ा। जैसा मैंने अभी बताया, मान लो ये पेंडुलम ऐसे मूव कर रहा, तो ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन के वो इधर और उधर मूव कर रहा, तो इधर और उधर, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन को बच्चों हम बोलते हैं ऑसिलेशन। ऐसे ही बच्चों, अगर मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करूं, तो वो तुम देखो। जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग से मैंने एक ब्लॉक अटैच कर दिया, तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको रिलीज करूंगा, तो ये इस तरह से मूव कर रहा है। मान लो ये कोई इसकी मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन से नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। जितना नीचे जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो मीन के टू एंड फ्रो मोशन, इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। क्लियर है? अब वापस समझो, मीन से जितना मैक्सिमम नीचे गया उसको क्या बोलोगे? एम्पलीट्यूड। जितना ऊपर आया उसे एम्पलीट्यूड। बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन को क्या बोलोगे? एक्सट्रीम। बिल्कुल नीचे वाली को एक्सट्रीम। थोड़ा सोच के बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है? 0। ऊपर वाली एक्सट्रीम 0। यहां तक कोई दिक्कत? तो इस तरह के मोशन को ही हम ऑसिलेशन या एसएचएम एक स्पेशल कंडीशन में बोल सकते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? अब वापस समझो, इसे मैं हटा रहा हूं, आगे बच्चों तुम लिख लो ऑसिलेशन। ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, इसका मतलब इधर उधर, इधर उधर। तो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। तो किसी फिक्स पोजीशन के अबाउट इधर उधर मूव करने को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन। एग्जाम्पल के लिए बच्चों, जैसे अगर इस तरह से कोई ब्लॉक सिस्टम है, ये हो जाएगी मीन पोजीशन। मीन को ही कई बार हम इक्विलिब्रियम भी बोल देते हैं। तो इससे इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है,
इधर और उधर दोनों तरह अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑसिलेशन। ठीक है। ठीक। अब बच्चों थोड़ा सोचो, मान लो ये इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है, मान लो इसमें टाइम पीरियड किसे बोलोगे, सोच के बताओ। जैसे यहां से तुमने स्टार्ट किया, ऐसे गया, क्या ये चीज टाइम पीरियड है? जब वो वापस आ जाएगा दोनों मिला के टाइम पीरियड होगा। तो जाना प्लस आना मिला के टाइम पीरियड होगा। अब बताओ, इस एक चक्कर में उसे 3 सेकेंड लगे, तो अगले चक्कर में क्या लगेगा, उसके अगले में। तो क्या ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है? क्लियर है? क्या ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि एक ही मोशन को फिक्स टाइम में ही रिपीट कर रहा है। लेकिन पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो ऐसा जरूरी है क्या? पंखे का मोशन पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं, इसका मोशन ऑसिलेटरी है और पीरियोडिक भी है। समझ गए बच्चों? देखो फैन में ऐसे घूम रहा है, पर एक पॉइंट के इधर उधर तो नहीं घूम रहा है, एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इसको पीरियोडिक बोल सकते हैं, ऑसिलेटरी नहीं बोलेंगे। ऑसिलेटरी के लिए जरूरी है कि इधर उधर मूव करे। क्लियर है बच्चों? भी है, इसे हटा दो। अब ये एनसीईआरटी से बच्चों मैंने लाइन लिखी है, उसका पीछे रीजन मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ये लाइन लिख लो। एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक, but every periodic motion need not to be oscillatory। तो हर एक ऑसिलेटरी मोशन तो पीरियोडिक होगा, बट हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे पंखे का मोशन है, पीरियोडिक है, उसे तुम ऑसिलेटरी नहीं बोल सकते। पेंडुलम का मोशन है, उसे पीरियोडिक बोल सकते हो, ऑसिलेटरी भी बोल सकते हो। तो बच्चों एनसीईआरटी या जेई मेंस में क्वेश्चन आता है तो हम इस हिसाब से आंसर देंगे, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। जरूरी नहीं कि हर ऑसिलेटरी मोशन, हाँ तुम इधर, तुमको मैंने अलग क्यों बिठाया था? अगर बैठने में दिक्कत हो तो यहाँ के खड़े हो जाओ, लेकिन बैठना है तो चुपचाप बैठो। समझ में आ गए? तो अब वापस समझो। मान लो तुमने यहां से कोई ऑब्जेक्ट छोड़ा, वो इधर गया, वापस आया, तो ये मोशन कैसा है, ऑसिलेटरी। ये पीरियोडिक भी है। लेकिन मान लो रफ सरफेस हो, फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो रही हो, तो शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, फिर कम, फिर और कम, फिर और कम। तो इसके अबाउट इधर उधर तो हो रहा है, ऑसिलेटरी तो बोलेंगे, पर पीरियोडिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड बदलता जा रहा। तो पॉइंट मेरा ये है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हर ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो ये भी जरूरी नहीं होता, बट हम एनसीईआरटी को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं। और आपके में जो एग्जाम में आंसर माना जाएगा वो इसी हिसाब से माना जाएगा। ये चीज समझ गए? इसमें कहीं कोई तकलीफ? अब इसमें कई बार कंफ्यूजन रहता है किस हिसाब से वो माने, पर फिर भी एनसीईआरटी मानना ही बेटर है। एडवांस में वो कैसे माने नहीं माने वो पता नहीं, पर फिर भी रेफरेंस एनसीईआरटी ही ली जाती है। हाँ। चलो बच्चों, इधर अब डिस्कशन बंद हो जाए। तो अब वापस देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग बच्चों लिख लो एसएचएम। नेक्स्ट हेडिंग एसएचएम। बच्चों ये आवाज सबकी बंद हो जाए। एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों आप एक एग्जांपल समझो। ठीक है, देखो मान लो, लेट्स से ये इंडिया, ठीक है। अब इंडिया में कोई भी कहीं भी रह रहा है,
क्या कोई गारंटी है कि वो एमपी में रह रहा हो? नहीं, कोई गारंटी नहीं कि भाई वो एमपी में रह रहा हो। बट एमपी में कोई भी कहीं भी रह रहा हो, गारंटी है कि वो इंडिया में होगा? तो ऐसे ही समझो, ये मान लो पीरियोडिक मोशन, ये ऑसिलेटरी मोशन एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहा है। तो समझो, अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो क्या कोई गारंटी है कि वो ऑसिलेटरी होगा? नहीं। लेकिन अगर वो ऑसिलेटरी है तो गारंटी है कि वो पीरियोडिक होगा। जैसे मैंने बताया, इंडिया में कोई है, गारंटी नहीं कि वो एमपी में हो, लेकिन एमपी में अगर कोई है तो पक्का इंडिया में ही होगा। ठीक है ना, लंदन वगैरह में नहीं होगा। अब समझो, देखो, ये एमपी हो गया। अब ग्वालियर में कोई है तो बताओ वो इंडिया में होगा, एमपी में होगा? तो ऐसे ही समझो, ये एसएचएम, तो जो एसएचएम होगा वो ऑसिलेटरी भी होगा और पीरियोडिक भी होगा। जो एसएचएम होगा वो ऑसिलेटरी भी होगा और पीरियोडिक भी होगा। बट हर पीरियोडिक मोशन एसएचएम हो जरूरी नहीं है, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो वो भी जरूरी नहीं है, हर ऑसिलेटरी मोशन एसएचएम हो वो भी जरूरी नहीं है। जैसे एमपी में कहीं भी कोई भी रह रहा है, गारंटी है कि ग्वालियर में होगा? नहीं। लेकिन ग्वालियर में है तो पक्का एमपी में ही होगा। तो ऐसे ही है, एसएचएम जो चीज है वो पक्का ऑसिलेटरी भी होगा, पक्का पीरियोडिक भी होगा। बट हर पीरियोडिक एसएचएम हो जरूरी नहीं है, हर ऑसिलेटरी एसएचएम हो वो भी जरूरी नहीं है। ये चीज समझ गए? ठीक है, तो बच्चों आप इसे ड्रॉ कर लो, ये पीरियोडिक, ये ऑसिलेटरी, और ये एसएचएम। ठीक है, अगर पीछे सीधे बैठ जाओ तुम। इधर तुम्हारी भी बीच बीच में आवाज आती है, अब रीजन से मुझे मतलब नहीं, उसका ध्यान रखो बस, मुझे आवाज, रीजन कुछ भी हो वो तुम अपने आप सॉर्ट आउट करो। और एक दो क्लास में नहीं, हर क्लास में मैं देखता आ रहा हूँ, तो उस चीज का ध्यान रखो, वरना तुम्हें परमानेंट यहीं खड़ा रखना पड़ेगा। तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास में आवाज ना आए। इधर तुम तीनों, बच्चों इतना नोट कर लिया? अब बच्चों ये मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से बताया है, मैं एक्चुअल डायग्राम भी बता रहा हूँ। इतना क्लियर है? इतना नोट कर लिया? तो एक्चुअल डायग्राम अगर हम देखें तो एक्चुअल डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये मान लो पीरियोडिक, ये ऑसिलेशन, और ये एसएचएम। ठीक है, तो अब यहां से तुम देखो, हर पीरियोडिक मोशन ऑसिलेशन हो वो जरूरी नहीं है, हर ऑसिलेशन पीरियोडिक हो वो भी जरूरी नहीं है। बट एसएचएम जो होगा वो पक्का पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। तुम देखो एसएचएम दोनों में आ रहा, एसएचएम तुम्हारा दोनों में कॉमन आ रहा, तो एसएचएम जो भी होगा वो पक्का पीरियोडिक भी होगा और ऑसिलेटरी भी होगा। ये चीज क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तुम बीच में से उठ जाओ, वहां से उठ जाओ। हाँ, जो बीच में बैठी है, उठ जाओ तुम वहां से, इधर आ जाओ या इधर आ जाओ। तो बच्चों एक्चुअल डायग्राम देखोगे तो ये रहेगा। ठीक है, इधर तुम बीच में, तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हें भी कई क्लासों में ऑब्जर्व कर चुका हूँ, ध्यान रहे आवाज नहीं आया। तुम्ही से बोल रहा हूँ मैं, अभी भी ऑब्जर्व कर रहा था, पहले भी कर रहा था, वरना तुम्हें भी यहीं खड़ा रखना पड़ेगा। इतना बच्चों नोट कर लिया? अब वापस समझो,
एसएचएम के बारे में मैंने बताया कि वो पीरियोडिक भी होगा, ऑसिलेटरी भी होगा। उसके अलावा कुछ और कंडीशन उसे सेटिस्फाई करनी होगी। एक कंडीशन ये होती है कि ऑसिलेशन या एसएचएम लंबे समय तक चलते रहे, तो एनर्जी खर्च नहीं होनी चाहिए, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, या फोर्सेस केवल कंजर्वेटिव होने चाहिए। ये चीज समझ गए? तो एक कंडीशन ये है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए या केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए। दूसरी और सबसे एसेंशियल कंडीशन वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसको समझते हैं। इतना कर लिया। अब देखो, इसे लिखना नहीं है, केवल समझना है। ये मान लो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अभी नेचुरल लेंथ पे है, तो बच्चों मुझे बताओ, अगर ये नेचुरल लेंथ पे है तो अभी फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा? 0। तो मीन पोजीशन पे फोर्स 0 होता है, तो ये मीन पोजीशन है। मान लो तुमने इधर 5 सेंटीमीटर खींच के छोड़ दिया, तो बच्चों तुमने खींच के छोड़ दिया, बताओ स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी? इस तरफ। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। और फोर्स कहां लगेगा? तो क्या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है? ठीक है, वापस देखो। मान लो ये मीन पोजीशन तुमने इधर 3 सेंटीमीटर कंप्रेस करके छोड़ दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा लेफ्ट में, डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में। अब बताओ स्प्रिंग कहां फोर्स लगाएगी? राइट साइड। तो डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट, फोर्स राइट साइड। ये चीज क्लियर है? तो बच्चों मुझे वापस बताओ, पिछले केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या थी और फोर्स की? नेगेटिव। इस केस में डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव। तो यहां फोर्स की डायरेक्शन ऐसे, नेगेटिव। यहां फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट, यानी कि पॉजिटिव। तो हर केस में फोर्स तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। इसी फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग से मतलब है वो वापस वहीं लाना चाहता है। तो ऐसे समझो, ये मेन पोजीशन तुमने यहां खींच दिया, तो बताओ फोर्स कहां लग रहा है? इधर। यहां कर दिया तो फोर्स इधर। तो हमेशा फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। फोर्स हमेशा मीन की तरफ ही होगा। इसी को हम बोलते हैं एक्स की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो एसएचएम के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल कंडीशन यही होती है कि फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल। अगर फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है तभी तुम्हारा एसएचएम माना जाता है, वरना नहीं। ये सबसे इसेंशियल कंडीशन मानी जाती है। ये चीज समझ गए? अब वापस समझो। मान लो बच्चों मुझे बताओ, F इक्वल टू -4x एसएचएम होगा, क्योंकि माइनस की एक्स से कोई दिक्कत नहीं। -14x अब होगा, ठीक है। F इक्वल टू 10x एसएचएम, तो याद रहे प्लस एक्स के केस में नहीं होगा। मान लो मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया, अब नहीं होगा। क्यूब कर दिया, नहीं होगा। मान लो अब एसएचएम है, हाफ कर दिया, अब नहीं होगा। तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये चीज क्लियर है? अब ध्यान से देखना, फोर्स -4x, बताओ एसएचएम है +20, अब है? तो बच्चों अब भी है, अभी भी फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, ये भी एसएचएम माना जाएगा। बस इसमें फर्क ये है, फोर्स को 0 करो तो 4x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 5 पे फोर्स 0 है, तो जनरली हम मीन पोजीशन को x इक्वल टू 0 लेते हैं। यहां मीन पोजीशन x इक्वल टू 5 हो जाएगी, तो शिफ्टेड पोजीशन के साथ एसएचएम होगा। समझ गए बच्चों? तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल होगा तो तुम्हारा एसएचएम होगा। अब इसमें बच्चों तुम लिखते चलो एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। उसमें बच्चों कंडीशन अगर मैं लिखूं,
बच्चों ऐसे लिख लो, कंडीशन फॉर एसएचएम, कंडीशन फॉर एसएचएम। तो कंडीशन फॉर एसएचएम में बच्चों एक तो मैकेनिकल एनर्जी तुम्हारी कंजर्व होनी चाहिए, या जो फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, वो कंजर्वेटिव होना चाहिए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। दूसरा जो हम सबसे इसेंशियल कंडीशन मानते हैं वो होता है नेट फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल रहे, नेट फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल रहे। अब बच्चों बताओ, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या लोगे? कांस्टेंट। तो F इक्वल टू माइनस का के एक्स, F इक्वल टू माइनस का के एक्स, के इसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। के को बच्चों हम क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। नहीं नहीं, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चलने दो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्प्रिंग के केस में होगा, बाकी बहुत सारे और केसेस में भी हो जाता है। ठीक है, इतना बच्चों क्लियर है? चले आगे। अब बच्चों मुझे बताओ, अगर न्यूटन सेकंड लॉ से हम देखें तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसी फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं? मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन बच्चों यहां से आ गया माइनस का के बाई एम इंटू एक्स। इसको मान लो बच्चों मैंने फर्स्ट इक्वेशन दे दी। एक बार इतना और कंप्लीट कर लो इधर। अब बच्चों नेक्स्ट इसमें देखना, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका एक्सप्लेनेशन एक दो लेक्चर के बाद मिलेगा, तो वो चीज समझो। फ्रॉम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, अगर हम एसएचएम की स्टैंडर्ड इक्वेशन से देखें तो ए इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स सेकेंड। तो बच्चों एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो बाद में आएगा। उसके अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं फ्रॉम वन एंड टू, वन और टू से अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो ए की जगह ए, माइनस की जगह माइनस, एक्स की जगह एक्स। बच्चों बताओ ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है? ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम। तो बताओ ओमेगा स्क्वायर क्या निकला? के बाई एम। तो ओमेगा क्या होगा? तो यहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा इक्वल टू रूट के बाई एम। और अभी अभी हमने सीखा है ओमेगा ही तुम्हारा टू पाई बाई टी, और इसी को हम टू पाई एफ लिख सकते हैं। तो ये चीज बच्चों मैंने अभी डायरेक्ट लिखी है, ये एक दो लेक्चर के बाद क्लियर हो जाएगी। इतना बच्चों भी क्लियर है? ठीक है, वापस बोलो कि उधर लिखा तो है। नहीं, रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट बोलेंगे। स्प्रिंग के केस में वो रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट ही क्यों हो जाए, बट ऐसा नहीं कि केवल स्प्रिंग की वजह से ऑसिलेशन हो।
और भी बहुत सारे रीजन की वजह से ऑसिलेशन होगा, तो के कुछ भी हो सकता है, वो बाद में पता चले। बच्चों ये चीज अभी क्लियर है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? चले आगे। ठीक है, अब बच्चों वापस देखना, इक्वेशन फर्स्ट तुमने देख ली, क्या लिखी हुई है? ए इक्वल टू माइनस का के बाई एम इंटू एक्स, इसे मैं यूज करने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। इधर बच्चों देखें, आप इसे मैं हटा रहा हूं, देखो इसे लिखना नहीं है, केवल समझो। वेलोसिटी तुम्हारी होती है dx बाई dt, इसमें कोई तकलीफ? ठीक है, अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो dv बाई dt, इसी को फिर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन क्या आया? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो बच्चों आप मुझे ये बताओ, एक्सीलरेशन एक्स का डबल डिफरेंशिएशन होता है, इसमें कहीं कोई तकलीफ? ये चीज अभी क्लियर है? ओके, अब वापस याद करो, फ्रॉम इक्वेशन वन, ए इक्वल टू माइनस का के बाई एम एक्स, ठीक है, इसको तुम लिखोगे डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर माइनस का के बाई एम एक्स, इसी को इधर ले आओ, डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर के बाई एम एक्स जीरो। एक बार बच्चों इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड दे दिया, इक्वेशन थर्ड। इतना कर लिया बच्चों? अब बच्चों ध्यान से समझना, जो ये लिखा हुआ है, इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना तुम सीखते हो ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में भी जो तुम सीखते हो वो केवल 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन सीखते हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस चीज का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको सॉल्व करना तुम सीखोगे ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ में भी जो तुम सीखते हो वो केवल 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ये है 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करना तुम इंजीनियरिंग में सीखते हो। तो कंक्लूजन मेरा कहने का यह है कि इसका सॉल्यूशन अपने सिलेबस से बाहर का है। हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली मान लेते हैं, हालांकि फिर भी अगर कोई पूछना चाहे तो 2 बार इंटीग्रेट करके ये आ जाता है, बट उसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, सिलेबस से पूरी तरह से बाहर है। तो हम इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली मान के चल रहे हैं। क्लियर है बच्चों? तो अब इसके बाद एक लाइन तुम लिख लो, एक लाइन बच्चों तुम लिख लो, सॉल्विंग इक्वेशन 3, सॉल्विंग इक्वेशन 3, सॉल्विंग इक्वेशन 3, we will get, solving equation 3 we will get। तो बच्चों इस इक्वेशन को अगर तुम सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद फॉर्मेट कुछ ये आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस 5। तो फॉर्मेट ये आ जाएगा, इसी को हम एसएचएम की इक्वेशन बोल देते हैं। तो यही तुम्हारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो जाएगी। तो एक बार इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं वापस डिस्कस करता हूं। बच्चों इधर फोकस करें,
ठीक है। अब बच्चों मुझे बताओ, फाई कोई भी कांस्टेंट हो सकता, 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, डिपेंड ऑन सिचुएशन। बच्चों आवाज बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब मुझे बताओ, मान लो फाई 0 डिग्री है, तो तुम्हारे पास इक्वेशन क्या बनी? बोलो बच्चों, अगर फाई 0 है तो इक्वेशन क्या बनेगी? ए साइन ओमेगा टी। मान लो फाई 90 डिग्री है, तो इधर तुम दोनों, अगर मान लो 90 डिग्री है तो इक्वेशन क्या आएगी? देखो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है। अब वापस बताओ, ये मान लो 180 डिग्री है, तब कितना होगा? साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का थीटा। तो माइनस का ए साइन ओमेगा टी। ये मान लो 270 हो, तब बोलो बच्चों, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। तो तुम्हारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस का ए कॉस ओमेगा टी। तो पॉइंट मेरा क्या है वो समझो, साइन कॉस के कोई भी सिंगल फंक्शन तुम्हारे एसएचएम को रिप्रेजेंट करते। जैसे मैंने लिखा 4 साइन ओमेगा टी, ये एसएचएम है। -4 साइन ओमेगा टी, ये भी एसएचएम है। 4 कॉस ओमेगा टी, ये भी एसएचएम है। -4 कॉस ओमेगा टी, ये भी अपने आप में एसएचएम है। इसी में अगर मैं +30 कर देता हूं, ये भी एसएचएम है। ये चीज समझ गए बच्चों? ठीक है। बच्चों यहां तक सबने कर लिया ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब एक पॉइंट बच्चों इसमें तुम लिख लो, सिंगल साइन एंड कॉस फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम। सिंगल साइन एंड कॉस फंक्शन रिप्रेजेंट एसएचएम। तो सिंगल साइन और कॉस के फंक्शन तुम्हारे एसएचएम रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों केवल देखना, लिखना मत। 5 साइन ओमेगा टी +37। बच्चों बताओ क्या ये एसएचएम है? ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। इसी को अगर मैं ओपन कर रहा हूं, तो 5 साइन ओमेगा टी cos 37 sin 37 cos ओमेगा टी, 5 sin ओमेगा टी, ये 4/5, 3/5 cos ओमेगा टी। बच्चों मल्टीप्लाई करो, फाइनली तुम्हारे पास क्या आया? 5 sin ओमेगा टी, 3 cos ओमेगा टी। ये चीज समझ पाए? तो बच्चों अब मुझे वापस बताओ, ऊपर जो लिखा हुआ है क्या वो एसएचएम की इक्वेशन है? तो जो नीचे लिखा हुआ है वो भी एसएचएम की इक्वेशन है क्या? तो कई बार इस तरह से लिख दिया जाता है, तुमसे पूछा जाता है कि क्या ये एसएचएम है या नहीं है, तो ये भी एसएचएम है। जिसमें साइन कॉस के सिंगल फंक्शन हो वो एसएचएम होता है। जैसे मैंने तुमसे पूछा 4 sin ओमेगा टी +6 कॉस ओमेगा टी। बोलो बच्चों एसएचएम है या नहीं है? ठीक है। अब y = a साइन ओमेगा टी +5। बच्चों बताओ इसमें एम्पलीट्यूड क्या चीज है? ऊपर वाली इक्वेशन में एम्पलीट्यूड क्या है? ए। ए तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। तो अब इस वाली इक्वेशन में देख के बताओ एम्पलीट्यूड क्या है? 5। अब इस वाली इक्वेशन से अगर तुम्हें एम्पलीट्यूड लिखना है तो कैसे लिखोगे? √4² + 3²। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में एम्पलीट्यूड पूछता हूं तो क्या होगा? √4² + 6²। ये चीज समझ गए बच्चों? ठीक है। अब इसमें बच्चों टी के साथ वाला तुम्हारा क्या होता है? ओमेगा।
टी के साथ वाला क्या होता है, ओमेगा। ओमेगा अगर तुम्हें पता है तो तुम टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते। यहां तक बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब एक एग्जांपल बच्चों लिखो। x इक्वल टू, मान लो x इक्वल टू 12, हाँ 12 साइन 4 पाई टी 5 cos 4 पाई टी। बच्चों इतना लिख लो, फिर मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो इधर तुम्हारा क्या नाम है, एक बार खड़े हो जाओ। एक तुम्हारा क्या नाम है, नहीं उधर वाइट में जो है, तुम भी खड़े हो जाओ। तुम पीछे आके खड़े हो जाओ, तुम आगे आके खड़े हो जाओ। ठीक है। तुम दोनों की होमवर्क कॉपी बनी हुई है क्या? ठीक है, एक बार इधर आ जाओ। तो बच्चों एक बार इतना नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। तो बच्चों इसमें तुम लिखो फाइंड, फाइंड ए से मतलब बच्चों एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, और टी टाइम पीरियड, टी टाइम पीरियड। ठीक है। तो उज्जवल, तुम्हारा नाम क्या था? हम्म? मधुर, मधुर, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ, रेगुलर 10 क्वेश्चन कर पाओगे? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर पाओगे रेगुलर? बोलो, 10 कर पाओगे? तुम कर पाओगे? तो रेगुलर जो भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर जो भी तुम्हारा मन करे, सेपरेट होमवर्क कॉपी बनाओगे, उसमें डेट डाल के 1 2 3 4 5 6, उस तरह से 10 क्वेश्चन रेगुलर मुझे चेक कराओ। और याद रहे, कोई सा भी आसान से आसान टॉपिक, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी टॉपिक, लेकिन वो 10 तुम्हें आने चाहिए। और उन 10 में से मैं कुछ भी पूछ पाऊँ वो तुम्हें आना चाहिए, वो तुम्हें रेगुलर चेक कराना है और तुम्हें भी करवाना। समझ गए? जिस दिन नहीं कर पाओगे उस दिन ऐसी क्लास में खड़े रहोगे। मंजूर है? ठीक है, बैठ जाओ अभी। ठीक। तो बच्चों इतना नोट कर लिया? बच्चों बताओ एम्पलीट्यूड क्या होगा? तो एम्पलीट्यूड अगर मैं लिखता हूं 12 स्क्वायर 5 स्क्वायर 30, कोई दिक्कत? इधर आ जाओ। ठीक है। अब बच्चों बताओ टी के साथ वाला कौन होता है? ओमेगा। तो ओमेगा यहां कितना आ गया, 4 पाई। ठीक है। अब ओमेगा तुम्हारे पास क्या होता है, 2 पाई एफ। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, 2। फ्रीक्वेंसी 2 है तो टाइम पीरियड कितना हो गया, हाफ। ये चीज क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। बच्चों ज्यादा फास्ट तो डिस्कस नहीं कर दिया, ठीक है ना? याद रहे टी के साथ वाला ओमेगा। अब वापस ध्यान से देखना, देखो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? मान लो मैंने ये लिखा 3 साइन, लिखना नहीं है बस समझो, 2 पाई टी 4 कॉस 4 पाई टी प्लस। बच्चों बताओ क्या ये एसएचएम है? तो बच्चों याद रहे ये एसएचएम नहीं होगा, क्योंकि एसएचएम में दो अलग अलग टाइम पीरियड नहीं हो सकते। इसके हिसाब से तुम टाइम पीरियड निकालोगे तो 1 सेकेंड आएगा, और इसके हिसाब से अगर तुम टाइम पीरियड निकालोगे तो आधा सेकेंड आएगा। तो एक ही एसएचएम में दो अलग अलग टाइम पीरियड नहीं हो सकते। तो अगर ये वाला और ये वाला सेम है तो एसएचएम हो जाएगा। अब ये एसएचएम है, मान लो ये 3 है ये 3 है, तो एसएचएम हो जाएगा। लेकिन डिफरेंट है तो नहीं हो पाएगा। अब बच्चों वापस देखो, मान लो मैंने लिखा x इक्वल टू 4 10 2 पाई टी। बताओ ये एसएचएम होगा क्या? साइन कॉस के ही सिंपल जो सिंगल फंक्शन होंगे
वही एसएचएम होगा। 10 वाले तुम्हारे एसएचएम नहीं होंगे। मान लो मैं 10 की जगह कॉट लिख देता हूं, बताओ ये एसएचएम होगा? ये भी एसएचएम नहीं होगा। फिर देखो बच्चों, ये वाला क्लियर है ना? ठीक है। अब वापस देखो, मान लो मैंने लिखा e⁻⁻⁴x, ये एसएचएम होगा? तो साइन और कॉस वाले फंक्शन ही तुम्हारे एसएचएम होंगे, और कोई नहीं होगा। ये चीज क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई तकलीफ? ठीक है बच्चों, ये बताओ एसएचएम का कोई डीपीपी मिला है इधर? तो कोई नहीं, या तो आज मिल जाएगा या कल मिल जाएगा। ठीक। अभी हम कुछ उसमें मैंने बोर्ड लेवल के कुछ क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार रीड करो। Which of the following function of time represent simple harmonic motion, periodic but not simple harmonic? बताओ बच्चों, पहला फंक्शन एसएचएम है? अगर एसएचएम है तो वो पीरियोडिक अपने आप। अब थोड़ा सोचो, साइन स्क्वायर ये एसएचएम है क्या? नहीं है। है बच्चों, इसको कन्वर्ट कर सकते हो, देखो ध्यान से। इसी वजह से मैंने शुरू में बताया था कॉस 2 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर उधर कर दो। 2 sin² θ 1 - cos 2 θ sin² θ 1/2 cos 2 θ/2। ये चीज क्लियर है? अब इसी को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं, तो इसको तुम लिख सकते हो 1/2 cos 2 ωt/2। बोलो बच्चों, कोई तकलीफ हो? तो अब वापस ध्यान से समझो, समझना। देखो, ये सिंगल कॉस का फंक्शन बन गया। सिंगल कॉस का फंक्शन बन गया, तो जो कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से आ सकते हैं, वो भी तुम्हारे क्या माने जाएंगे? एसएचएम। समझ गए? जो कन्वर्ट करने के बाद इस तरह से आ जाएंगे, वो भी तुम्हारे क्या माने जाएंगे? एसएचएम। कोई भी तकलीफ इसमें? कोई डाउट? तो बच्चों दोनों का आंसर दो, क्या दोनों एसएचएम है? ठीक है। एसएचएम है तो ऑसिलेटरी भी होंगे और पीरियोडिक भी होंगे। अब वापस समझो, इस तरह के एसएचएम को हम शिफ्टेड एसएचएम बोलते हैं। मतलब क्या है वो समझो। मैंने तुम्हें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बताया, वो ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, याद है बच्चों? ये मेन पोजीशन को मैंने बोला x=0, x=0। उस केस में ऐसी इक्वेशन बन जाती। लेकिन मेन पोजीशन मान लो यहां है, या मेन पोजीशन ये है, x=0 ये है, तो ये x=4 या 3 होगा। बच्चों मैं वापस बताता हूं, ये क्लियर है ना? देखो ऐसे समझो, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये अगर x=0 है, तो इक्वेशन इस तरह से बन जाती, a sin ωt+5। इधर अब वापस देखो, यही मान लो अगर x=5 हो, तो इक्वेशन ऐसी बन जाती। तो इस केस में मीन पोजीशन क्या हो जाएगी? 5। तो पहले का मतलब ये है, इसमें हाफ ऐड है, तो बताओ मीन पोजीशन क्या होगी? हाफ। मीन पोजीशन हाफ के अबाउट वो एसएचएम कर रहा है, इसको शिफ्टेड पोजीशन के साथ एसएचएम बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? अब मैं कुछ स्कूल लेवल के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, उसे तुम देखो। बच्चों ये तुम्हें प्रिंटेड फॉर्म में वही डीपीपी में मिल जाएगा, अभी केवल रीड करें और देख के आंसर बताएं। If after every certain interval of time particle repeat its motion, then motion is called periodic motion। सही है गलत है? ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए पार्टिकल ओवर द सेम पाथ इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। सही है गलत है? ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ सिंगल साइन एंड कोसाइन फंक्शन सिंपल हार्मोनिक। सही है गलत है? तो फिर कोई दिक्कत? चले आगे। अब इसे देखो
बच्चों क्वेश्चन में तुम्हें दिया है, जैसे ये रूम मान लो, तुमने एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, बीच की डिस्टेंस तुम्हें दी है 5 मीटर, बीच की डिस्टेंस 5 मीटर, स्पीड 20, बॉल इधर उधर टक्कर खाएगी। तो बच्चों मान लो जैसे ये रूम है, तुमने यहां से फेंका, ये डिस्टेंस 5, गई आई, टोटल डिस्टेंस कितनी चलेगी, स्पीड कितनी है 20, कितना टाइम लेगी, तो टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड कितना हुआ 0.5। अब ऑप्शन रीड करो। बच्चों बताओ क्या ये पीरियोडिक मोशन है, तो पहला गलत। पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, क्या ये एसएचएम है, नहीं है। एसएचएम के लिए सबसे जरूरी शर्त ये है कि फोर्स माइनस के एक्स, जबकि यहां कांस्टेंट वेलोसिटी है, फोर्स कितना हो गया 0, बीच में नहीं नहीं, फिर तो मतलब ही नहीं रह जाएगा, फोर्स 0 हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। खैर समझो, फोर्स एसएचएम के लिए जरूरी है कि फोर्स माइनस के एक्स हो, जबकि बीच में तुम देखोगे फोर्स 0 है, फोर्स 0 है तो वो एसएचएम नहीं होगा, एसएचएम नहीं होगा। इसको हम पीरियोडिक बोल सकते हैं बट एसएचएम नहीं। तो अब समझो, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक सही है, पीरियोडिक एंड सिंपल हार्मोनिक गलत है, पीरियोडिक विथ वेरिएबल टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फिक्स है, आंसर 0.5 सेकेंड। क्लियर है बच्चों भी ये? चले आगे, बोलो कुछ कहना चाह रहे हो? ठीक, ओके। इससे बच्चों देखो, एसएचएम इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन, सही है गलत है? तो एसएचएम पीरियोडिक मोशन तो होता है, पीरियोडिक मोशन रिपीट इटसेल्फ, सही है। तो गलत सही, ये आंसर। ठीक है, फिर देखो बच्चों, इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सीलरेशन कैसा होगा? बोलो बच्चों। देखो अभी अभी डिस्कस किया, ए इक्वल टू माइनस का के बाई एम एक्स, याद है बच्चों? अब ध्यान से समझो, एक्सीलरेशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? हाँ। तो अगर उस पर डिपेंड कर रहा है तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहा, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया। अगर उस पर डिपेंड कर रहा है तो यूनिफॉर्म तो नहीं हुआ, नॉन यूनिफॉर्म। अब लीनियरली वेरिंग विथ टाइम, ये एक्स है ना कि टी, तो लीनियरली वेरिंग विथ एक्स लिखा होता तो सही मानते, ये तो टाइम लिखा है, तो ये गलत हुआ। याद रहे ये एक्स है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है बच्चों, याद करो मैंने बोला भी था कि इसको दिमाग में रखना। तो ए इक्वल टू माइनस का के बाई एम एक्स, एक्स पे डिपेंड कर रहा है मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, और लीनियरली वेरी नहीं कर रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अभी कोई तकलीफ? चले आगे। ठीक है, इसको बच्चों बाद में करते हैं, इसे करो। ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सिस, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो एक बात थोड़ा सा सोचो फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं। तुम्हें बताना है कि फोर्स क्या होना चाहिए जिससे कि वो एसएचएम करे। तो बच्चों यहां एक्सपोनेंशियल है, एसएचएम नहीं हो सकता। यहां प्लस है, नहीं हो सकता। यहां कॉस फंक्शन है, नहीं हो सकता। जरूरी यह है कि फोर्स माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, तो ये दोनों अगर कांस्टेंट हो तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो आंसर तुम्हारे पास कौन सा हो जाएगा? ये। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें ए एक्स्ट्रा लिखा है, तो वो के कोई फिक्स थोड़ी होता है, वो के 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, ए स्क्वायर हो सकता है, ए क्यूब हो सकता है, ए क्यूब बी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो के स्क्वायर भी हो सकता है, बस कोई कांस्टेंट होना चाहिए। तो अब तुम्हारे पास आंसर कौन सा हो जाएगा? ये। अभी कोई तकलीफ? चले आगे। ठीक, फिर बच्चों देखो बताओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट SHM? तो बच्चों ये सिंगल साइन कॉस रिप्रेजेंट करेगा, ये भी करेगा, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, ये भी करेगा। टेन वाला फंक्शन अपना SHM नहीं होता, टेन वाला फंक्शन अपना SHM नहीं होता। वापस देखो बच्चों, इसे देखो, फोर्स बच्चों ये है, माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं तो -7x+7। बच्चों बताओ मोशन कौन सा होगा? तो बच्चों फोर्स -x के प्रोपोर्शनल है, तो SHM होगा। SHM है तो ऑसिलेटरी अपने आप हो गया। तो आंसर, अब एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये फोर्स है, फोर्स कब जीरो होगा? 1। फोर्स जहां जीरो होता है उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। मैं पूछता हूं इसमें मीन पोजीशन कहां है? x=1। कोई तकलीफ? ठीक है। नेक्स्ट बच्चों इसे ट्राई करो, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी के बेसिस पे है। मास 1 kg, मास 1 kg। ग्राफ तुम्हें ये दे रखा है, तुम्हें टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड। थोड़ा सा मैं हिंट दे रहा हूं, अभी अभी मैंने डिस्कस किया था ओमेगा रूट k/m 2π/t, याद आया? मास तुम्हें दे रखा है 1, के बारे में तुम थोड़ा सोचो, आंसर भी बोलो मत, थोड़ा सोच लो फिर मैं डिस्कस कर। ओके, अब बच्चों जिससे सॉल्व हो पाया हो वो हैंड राइज करे, बताए। चलो कर लो, काफी हद तक मैंने तुम्हें हिंट दे दी है, उसे सॉल्व कर सकते हो। हैंड राइज करें जिन्होंने आंसर दिया, ठीक है। सही है, सही है। क्या है देखो, आसान सा है, देखो बच्चों इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को बताओ, इस पॉइंट पे फोर्स कितना है? बच्चों बताओ इस पॉइंट पे फोर्स कितना है, और x कितना है? -1.5। तो F=- -kx 13.5 माइनस के, x माइनस का 1.5, के कितना आ गया? 9। ऐसे में तो F=- -kx 9, यहां रख देता हूं। तो अब देखो 9, मास तुम्हें 1 दे रखा है, 2π/t, 9 का √3 यहां भेज दो, तो t तुम्हारे पास कितना आ गया? 2π/3। बोलो बच्चों कोई तकलीफ हो? समझ गए इसे? अब देखो, क्लियर है ना ये? बच्चों वैसा ही क्वेश्चन ये है, तो वो डीपीपी मिल जाएगा तब होमवर्क में रख लेना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ये है, ये भी उसी पैटर्न का है, ठीक है। तो अब बस हेडिंग लिख लो, फ्यू डेफिनेशंस, फ्यू डेफिनेशंस, बस हेडिंग लिखवा रहा हूं और कुछ नहीं। फ्यू डेफिनेशंस, ठीक है। तो बच्चों फिलहाल के लिए इसमें इतना ही रख रहे हैं। प्रॉबली आज डीपीपी मिल जाना चाहिए या कल मिल जाएगा, तो यहां तक के क्वेश्चन तुम कर लेना। और उज्जवल और मधुर, ठीक है, ध्यान रखना कल कॉपी बन के आ जाए, या पैरों को मजबूत कर लेना। ठीक, देखते हैं, थैंक यू।